जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि हम लोगों ने परीक्षावाणी का अध्याय नंबर 8 स्टार्ट किया है, मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई। इसमें 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसी चैप्टर में हम लोगों ने मिट्टी का टॉपिक किया है, उत्तराखंड की मृदा। उत्तराखंड की मृदा के साथ में हम लोगों ने सिंचाई आधारित पहाड़ी भूमि पढ़ी। आज हम लोग फसल उत्पादन को पढ़ेंगे। फसल उत्पादन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन सब चीजों को देखकर चलते हैं आगे। आइए जरा फसल उत्पादन में देखिए जरा प्रश्न जो भी है यहां पर, तो हम लोग फसल उत्पादन में देखेंगे। यहां लिखा है उत्तराखंड में रबी एवं खरीफ की फसलों की खेती अधिक होती है और जायद की अपेक्षाकृत कम की जाती है। प्रश्न कैसे बनेंगे? रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। और जायद की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, जायद की फसल। यहां पर ये प्रश्न बनेंगे। कौन कौन इनके एग्जाम्पल है, कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो प्रश्न बनाने सीखे सभी लोग, ध्यान दें यहां पर जी। रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में होती है, सर्दियों में रबी की फसल बोई जाती है, अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक बोई जाती है। और कटाई कब होती है? कटाई होती है मार्च से अप्रैल तक कटाई होती है। शीत ऋतु में बोई जाती है, मार्च से अप्रैल तक कटाई की जाती है। रबी की जो फसलें हैं, इन फसलों में हमने कहा कि कम जल की आवश्यकता होती है और औसत तापमान क्या होता है? औसत तापमान भी कम आवश्यकता होती है। कम जल और कम औसत तापमान चाहिए रबी की फसल के लिए। ये कब बो जाती है, कब काटी जाती है? ये हमने कहा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बो जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक बोई जाती है। और कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल के मध्य तक इनकी कटाई की जाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं। इन फसलों को कम जल और कम औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू आदि की फसल होती है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू आदि की फसल बोई जाती है रबी की फसल में। हमने कहा रबी की जो फसल है ये सर्दियों में बोकर गर्मियों में काटी जाती है। और गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू इसके अंतर्गत आती है। कौन सी फसल रबी की फसल में आती है? ये प्रश्न कभी भी आ जाते हैं। आगे देखो खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है, अधिक जल चाहिए और अधिक तापमान चाहिए इन्हें। अधिक जल और अधिक तापमान चाहने वाली फसल होती है खरीफ की फसल जी। इन फसलों को जब हम लोग देखते हैं यहां पर, इनकी बुआई देखो कब होती है? मई से जुलाई तक होती है। तो गर्मियों में बोई जा रही है, और साथ में कटाई कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर तक कटाई करनी स्टार्ट हो जाती है इनकी। तो देखेंगे जरा, जो गर्मियों में बोकर सर्दियों में काट रहे हैं वो फसल कौन सी होगी जी? वो खरीफ की होगी, जो गर्मियों में बो रहे। कौन सी फसल है इसमें? जो मुख्य फसल है वे सबसे पहले धान, कोदो, कोणी, मंडवा, झंगोरा, मक्का और चौलाई बहुत मुख्य फसल है, जहां तक अंडरलाइन किया हमने। उसके बाद याद ये भी करनी है हमें, कभी भी आ जाती है फसल भी उठ करके, लेकिन मुख्य फसल है हमने जो आपके अंडरलाइन करी स्टार्टिंग में, धान, कोदो, कोणी, मंडवा, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द और तिल, राजमा, मूंग, बाजरा। ये सारी हमें ध्यान देकर चलना कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है ये फसलें। अब देखो जायद की फसल की विशेषता आपको यहीं पर बता दे, ये लिखिए देखो। जायद की फसल कब बो रहे, कब काट रहे? हमने कहा जून, जुलाई या जून में बोकर, हमने कहा बुआई कब कर रहे हैं इसकी? लगभग जून में कर रहे हैं। बुआई हो रही है लगभग मई जून में कर रहे हैं जी। मई जून लिख देना, मई जून में इसकी बुआई कर रहे हैं, मई जून में बुआई कर रहे हैं। और कटाई कब हो रही है? कटाई हो रही है जुलाई अगस्त में कटाई हो रही है। जुलाई अगस्त तक कटाई होने लगती है इनकी, जुलाई अगस्त तक। तो गर्मियों में बोकर गर्मियों में काटी जा रही है। वो कौन सी फसल है? जायद की फसल है। कौन सी फसल रखे? हमने कहा लौकी, करेला, तरबूज है, खरबूजा, खीरा। ये सारी जो बेल पर लगने वाली फसलें, जो बेल पर जो लगती है
वे फसल अधिकांश किस में आ रही है? अधिकांश फसल जो बेल पर है, अधिकांश वे जायद की फसल में, सारी नहीं कह रहे बेल पर लगने वाली, अधिकांश फसलें बेल पर लगने वाली जायद में, और गर्मियों में बोकर गर्मियों में काटी जा रही है जायद की फसल जी। आइए जरा आगे। यहां पर आइए, गेहूं, इससे ऊपर, ठीक है, यहीं पर आइए। गेहूं राज्य की प्रमुख फसल गेहूं है, उत्तराखंड की प्रथम प्रमुख फसल है। हम लोग कहेंगे राज्य की प्रथम प्रमुख फसल गेहूं है। दोमट मिट्टी में बो जाती है, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा जरूरत है। प्रारंभ में इसका तापमान बोने के समय 10 से 15 सेंटीग्रेड सेल्सियस, और देखो बाद में जब कटाई के दौरान तो 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम होता है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं बोया जाता है, लेकिन जो अभी इकोनॉमी सर्वे आया है उसमें डाटा दिया है 29%, जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें 29% भाग पर, तो उत्तराखंड के लगभग जी 29% भाग पर गेहूं बोया जाता है। और कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है, तो कुमाऊं मंडल में गढ़वाल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती होती है, हमें यह भी ध्यान देकर चलना है। और देखो उत्तराखंड में सर्वाधिक कहां होता है गेहूं की खेती? हमने कहा उधम सिंह नगर में गेहूं सर्वाधिक होता है। गेहूं सर्वाधिक कहां होता है जी? यहां पर उधम सिंह नगर नहीं लिखा किताब में, आप लोग लिखकर चलना, यूएस नगर, उधम सिंह नगर नंबर 1 पर है जी गेहूं के उत्पादन में, उत्तराखंड में जी। आगे देखो जरा, हमने गेहूं के विषय में जाना है, जो गेहूं की फसल जानी है। प्रथम प्रमुख फसल गेहूं की है, और उत्तराखंड में 30%, तो उत्तराखंड में 1% और बन गया। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, क्या रहे यहां पर जी? उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती बोई जाती है। आगे लिखा जी चावल के विषय में जाने। चावल उत्तराखंड की द्वितीय प्रमुख फसल है। प्रथम हमने जान ली गेहूं, और द्वितीय कौन है जी? चावल है। चावल द्वितीय प्रमुख फसल है, लेकिन एक प्रश्न और भी है। उत्तराखंड की प्रथम खाद्य फसल, प्रथम प्रमुख खाद्य फसल, जो खाद्यान्न में सर्वे मुख्य माना गया है, तो प्रमुख खाद्य फसल किसे घोषित कर दिया है? खाद्य फसल जो सर्वाधिक यूज की जा रही है खाने में। गेहूं बोया तो जा रहा है सर्वाधिक जी, जो हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो खाने में कर रहे हैं जी, वो चावल का कर रहे हैं। प्रथम खाद्य फसल हमने कहा चावल, और उत्तराखंड के दूसरे नंबर पर दूसरी प्रमुख फसल है चावल, लेकिन प्रथम प्रमुख फसल गेहूं, दूसरी प्रमुख फसल चावल, लेकिन प्रथम मुख्य खाद्य फसल हमने कहा प्रथम मुख्य खाद्य फसल चावल है। प्रथम मुख्य खाद्य फसल चावल है। और नंबर 2 पर कौन? नंबर 2 पर गेहूं है। नंबर 2 पर कौन? गेहूं। तो खाने में सबसे ज्यादा यूज करे जी चावल का जी, तो प्रथम मुख्य खाद्य फसल कौन बन गई? चावल बन गई। दूसरी मुख्य खाद्य फसल क्या बन गई जी? गेहूं बन गई। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जा रही है कौन? गेहूं। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे बोया जा रहा जी चावल, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जा रहा जी, और दूसरी मुख्य फसल भी कौन है? चावल बन गई। अब देखो, इसके लिए मटियार, दोमट और चिकनी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। चिकनी उपजाऊ और मटियार, दोमट की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? हमने कहा 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 75 से 125 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए यहां पर जी। और देखो जरा, कुल कृषि भूमि के कितने क्षेत्रफल पर की जा रही है? कुल कृषि भूमि के लगभग 26% भाग पर चावल उगाया जा रहा है। ये डाटा भी बताए तो इकोनॉमी सर्वे में कितना दिया है? 24%। गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार आया है 24% भाग पर चावल। तो उत्तराखंड में दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती हो रही है? गेहूं की जी। दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं की, चावल की खेती हो रही है। सबसे ज्यादा गेहूं की खेती है, दूसरे नंबर पर चावल की खेती है, लेकिन खाद्यान्न में प्रथम फसल कौन है? चावल। खाद्यान्न में दूसरी फसल है गेहूं। आइए, चावल भी सबसे ज्यादा कहां होता है? नंबर 1 पर उधम सिंह नगर है, और नंबर 2 पर कहां है? हरिद्वार है। उधम सिंह नगर नंबर 1 पर है चावल में, और नंबर 2 पर क्या है जी? हरिद्वार है चावल के उत्पादन में। अब देखो जरा, हमने चावल से क्या क्या प्रश्न बनाए। उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख फसल है, लेकिन
पहली मुख्य खाद्य फसल है चावल और दूसरी मुख्य खाद्य फसल है गेहूं। और उत्तराखंड में कौन सी मिट्टी चाहिए इसके लिए चावल के? चिकनी उपजाऊ मिट्टी और या कहेंगे मटियार दोमट मिट्टी चल जाएगी इसके लिए। और इसी में क्या देखना, हमें 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है चावल के लिए। इसी के साथ में 24% भाग पर हम लोग ध्यान देकर चलेंगे चावल की खेती होती है। प्रमुख हमने जाना यहां पर जी, जो देखकर चलते, चावल सबसे ज्यादा कहां मिलता है? चावल मिलता है जी उधम सिंह नगर में। दूसरे नंबर पर कहां मिलता है जी? हरिद्वार में मिलता है चावल। इसी के साथ में चावल के साथ में एक बात और यहां पर देखकर चले जी हम लोग चावल में जी, हमने चावल में जानना है यहां पर लाल चावल। लाल चावल कहां का प्रसिद्ध है? लाल चावल देखना है हमें सिराई घाटी का। सिराई घाटी, लाल चावल सिराई घाटी का प्रसिद्ध है। अब ये सिराई घाटी कहां है? ये पड़ती है जो उत्तरकाशी में। सिराई घाटी उत्तरकाशी, वहां का लाल चावल प्रसिद्ध है। अब बासमती चावल कहां का प्रसिद्ध है? बासमती चावल हम लोग देखें तो बासमती चावल कहां का प्रसिद्ध है? तो देहरादून का बासमती चावल प्रसिद्ध है। और सिराई घाटी का लाल चावल प्रसिद्ध है यहां पर जी। तो चावल के लिए हमने देखा कि चावल के लिए हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहां पर जी कि कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? उधम सिंह नगर में। दूसरे नंबर पर हरिद्वार। लेकिन लाल चावल के लिए सिराई घाटी उत्तरकाशी प्रसिद्ध और बासमती चावल के लिए देहरादून प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड की प्रथम खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। और दूसरी खाद्य फसल गेहूं। आइए, ये बॉक्स बना रखा है कि प्रथम पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या बोया जा रहा है जी? यहां पर जी क्या बोल रहे हैं जी हम लोग देखकर चले। 29% गवर्नमेंट का डाटा, 24% गवर्नमेंट का डाटा चावल के लिए है। तो 29% पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं। दूसरे नंबर पर क्या बोल रहे जी? धान। तीसरे नंबर पर मंडवा नहीं है। तीसरे नंबर पर यहां पर गन्ना है। 4 नंबर पर मंडवा है। तो तीसरे नंबर पर जो गन्ना है वो कितने % भाग पर है? हमने कहा 10% भाग पर है। ये यहां पर गन्ना 10% भाग पर गन्ना बोया जा रहा है। और मंडवा कितने % भाग पर है? ये 8% भाग पर ही है। मंडवा सही है यहाँ पर जी 8%। और धान कितने % भाग पर है? ये यहाँ पर 26 नहीं 24 है। तो हमने कहा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी उत्तराखंड में? तो हमने कहा गेहूं, दूसरे नंबर पर धान, तीसरे पर गन्ना और चौथे पर मंडवा यहाँ पर बोया जा रहा है जी। और दालें कितने क्षेत्रफल पर बोई जा रही है? तो लगभग 6% भाग पर क्या बोई जा रही है जी? दालें बोई जा रही है। एक यहां तक हमें ध्यान देकर चलना है पॉइंटों पर जी। आगे चलिए, आगे देखो गन्ना। आगे हम लोग गन्ने को पढ़ने जा रहे हैं। अब गन्ना, ये लिखा है गन्ना। गन्ना राज्य की तृतीय प्रमुख फसल है। तो पहली प्रमुख फसल गेहूं, दूसरी प्रमुख फसल चावल, तीसरी प्रमुख फसल गन्ना। सबसे क्षेत्रफल में कौन से जो बो रहे सबसे ज्यादा में? गेहूं, दूसरे में चावल, तीसरे में गन्ना बो रहे। तो तीसरी प्रमुख फसल कौन सी मिल गई? गन्ना मिल गई। और इसके लिए हमने कहा चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी है गन्ने के लिए। वर्षा कितनी चाहिए? इंपोर्टेंट, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 20 से 26 सेंटीमीटर तक तापमान सर्वोत्तम है। कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 10%। उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग 10% भाग पर गन्ने की खेती हो रही है। गन्ना भी सबसे ज्यादा कहां? हरिद्वार नहीं जी, उधम सिंह नगर नंबर 1 पर है। उधम सिंह नगर नंबर 1, हरिद्वार नंबर 2 पर है। तो गेहूं, चावल और गन्ना प्रथम उधम सिंह नगर है और हरिद्वार नंबर 2 पर है जी गन्ने में। आइए जरा गन्ने के देखो, जरा लिखा भी देखो आगे। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। गन्ने का सर्वाधिक, तो हमने कहा गेहूं, चावल, गन्ना। प्रथम मुख्य फसल गेहूं, दूसरी चावल, तीसरी गन्ना। तीनों सबसे अधिक कहां होते हैं जी? प्रथम नंबर पर यूएस नगर है, उधम सिंह नगर है। तीनों सबसे अधिक उधम सिंह नगर में होते हैं, गेहूं, चावल और गन्ना। देखो आगे जरा, राज्य में गन्ने से चीनी निर्माण हेतु राज्य की पहली चीनी मिल की स्थापना कहां हुई थी? राज्य की पहली चीनी मिल, गन्ने से चीनी बनाने के लिए, गन्ने से चीनी निर्माण के लिए राज्य की पहली चीनी मिल काशीपुर में लगी। चीनी मिल उधम सिंह 1936 में लगी, ऐसा बताएगा। 1936 में स्थापना इसकी, यहां पर ध्यान देकर चलेंगे। तो काशीपुर चीनी मिल 1936 की है। उत्तराखंड में सबसे पहली चीनी मिल लगी काशीपुर चीनी मिल 1936 में। आगे ध्यान दो जरा। तो गन्ने के लिए हमने यहां पर पहली चीनी मिल पढ़ी 1936 में। और प्रेजेंट में कितनी चीनी मिल है यहां पर जी? तो देखें वर्तमान में राज्य में
कुल 10 चीनी मिलें स्थित है, जिनमें से 8 चीनी मिलें संचालन में है। अभी स्थापित तो 10 है लेकिन 8 चल रही है अभी। अब देखो जरा यहां पर जी एक टेबल बनी है। कुल चीनी मिलें, उत्तम शुगर चीनी मिल रुड़की हरिद्वार, धनश्री एग्रो शुगर मिल रुड़की हरिद्वार, आरबीएन शुगर मिल्स लक्सर हरिद्वार, उत्तम शुगर मिल है जी लक्सर हरिद्वार आरबीएन वाली। तो देखो जरा काशीपुर उधम सिंह नगर में, डोईवाला देहरादून में। अब देखो नीचे सरकारी चल गई, ऊपर प्राइवेट थी, उत्तम, धनश्री, आरबीएन, काशीपुर, ये सारी क्या थी प्राइवेट। डोईवाला शुगर मिल सरकारी, किच्छा शुगर मिल सरकारी, बाजपुर सहकारी शुगर मिल सरकारी और सरकारी बन रही है। किसान सहकारी शुगर मिल हम लोग देखे उधम सिंह नगर में, और किसान सहकारी उधम सिंह नगर में सरकारी, किसान सहकारी उधम सिंह नगर में सरकारी। एक देखो, एक किसान सहकारी हम लोग देखेंगे कौन से जी, नादेही क्षेत्र में उधम सिंह नगर के। एक कहां है गदरपुर में, एक कहां है सितारगंज में। तो नादेही, गदरपुर, सितारगंज उधम सिंह नगर के, और एक कहां जी बाजपुर, और एक है किच्छा उधम सिंह नगर के हैं। तो देखो किच्छा, बाजपुर और नादेही, गदरपुर और सितारगंज, ये 6 नाम पढ़ रहे हैं कहां पर जी, उधम सिंह नगर में जी। हम आगे चलो जरा। मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन में देखो जरा, मशरूम उत्पादन हेतु कुमाऊं मंडल के जनपद में नैनीताल के जोलीकोट तथा भवाली में एक एक हम लोग देखकर चलेंगे। मशरूम यहां पर जी नैनीताल के जोलीकोट और भवाली में एक एक, एवं गढ़वाल मंडल के देहरादून के शंकरपुर में, शंकरपुर सहसपुर में एक कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई। तो मशरूम उत्पादन के लिए हमने कहा कुमाऊं मंडल जनपद के जोलीकोट और भवाली में नैनीताल के, और देहरादून के शंकरपुर सहसपुर में कंपोस्ट इकाई स्थापित की है। हमें ध्यान रखना है यहां पर ये, जिसके माध्यम से किसानों को कंपोस्ट दिया जाता है। तो मशरूम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, अब ध्यान रखेंगे। मशरूम उत्पादन के लिए जोलीकोट प्रसिद्ध है, नैनीताल का, और भवाली प्रसिद्ध है, बस इतनी बात ध्यान रखें। और कंपोस्ट के लिए शंकरपुर सहसपुर देहरादून प्रसिद्ध है। आगे देखो, जौ को देखो, जौ के विषय में हम लोग जौ के विषय में जानेंगे यहां पर जरा। जौ की खेती सर्वाधिक कहां होती है, देहरादून में, बस इसे याद रखेंगे। जौ की खेती गढ़वाल मंडल में जौ की खेती ज्यादा की जाती है, और कहां होती है जी, देहरादून नंबर 1 बस। मक्के को भी देखें हम लोग जरा, सर्वाधिक कहां हो रहा जी मक्का जी, नैनीताल में। मक्का सर्वाधिक कहां है जी, नैनीताल। मंडवा का दूसरा नाम कोदो या रागी है, क्या है जी, एक अनाज है ये। हमने कहा मंडवा कोदो रागी क्या है जी, अनाज है। मंडवा कोदो रागी अनाज है जी ये। और उत्तराखंड में हम लोग देखकर चलते हैं मंडवा कोदो या रागी, यहां पर जी इसका डाटा एक बार चेक कर लेना, पौड़ी दिखा रहा है जी इसका जी, एक बार चेक कर लेना जी आप लोग जी। मंडवा कोदो या रागी का गूगल पर अलग दिखाएगा, कोई अलग सोर्स अच्छा मिले तो उसमें चेक करना अलग रूप से जी, गूगल पर भरोसा मत करना जी आप लोग। मंडवा में पर्सन देखो क्या है जी, इंपोर्टेंट। मंडवे में इंपोर्टेंट पर्सन देखो, मंडवे में यहां पर। अब देखो मंडवे में हमने जाना है, राज्य के पर्वतीय भागों में मंडवा की खेती की जाती है, और सर्वाधिक मंडवा जो होता है हम लोग देखते हैं जापान को निर्यात किया जाता है। किताब में लिखा नहीं है तो हम लोगों को लिखना है यहां पर जी। यहां पर जो हम लोग देखकर चलेंगे ये रहा जी, जापान को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। जापान को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। जापान को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है मंडवा, हमें देखकर चलना है। आगे देखो प्रश्न में, मंडवा जापान को सर्वाधिक निर्यात होता है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 8% भाग पर मंडवा की खेती हो रही है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के 8% भाग पर। सरसों देखो जरा, सरसों
सरसों राज्य के उद्गम से, देखो इसे भी गेहूं के समान ही चाहिए, गेहूं के साथ बोई जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर तापमान बुआई के समय, कटाई के समय 20 से 25 सेंटीमीटर तापमान चाहिए सरसों को जी। सरसों सबसे अधिक कहां होती है, तो हमें देखकर चलना है। जो सरसों सर्वाधिक होती है अल्मोड़ा में होती है। सर्वाधिक कहां हो रही है, अल्मोड़ा में। सर्वाधिक सरसों अल्मोड़ा में, सर्वाधिक सरसों अल्मोड़ा में होती है। दालें देखिए, दालों में देखकर चलेंगे हम लोग जरा। जो दालें हैं, उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर दालों की खेती हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कुल कृषि बोए गए क्षेत्र के 6% भाग पर जी। दालों में देखो, कलो, घुरस, गहत, माश, उड़द, भट्ट, काला सोयाबीन बोलते हैं जिसे, राजमा, मसूर, चना, मटर आदि दालों की खेती होती है। याद रखना ये दालें हैं। पेपर में प्रश्न देखकर चलना, इनमें से कौन दालों में शामिल है, तो ये खेती होती है। सोयाबीन भी दालों में आती है और तिलहनी फसल में भी आती है। अब लिखा भी देखो इसने सोयाबीन ये रखा है, काला सोयाबीन, सोयाबीन यहां पर जी। अब देखो दालों में अगर हम लोग देखकर चलते हैं, दालों की खेती की जाती है। राज्य की कुल दाल लगभग 70% भाग पर कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के कितने क्षेत्रफल पर की जाती है, 6% भाग पर दालों की कृषि की जाती है उत्तराखंड में लगभग। और देखो हमने कहा राज्य की कुल दाल का लगभग 70% कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर में। तो दालें भी हम लोग देखते हैं उधम सिंह नगर में सर्वाधिक हो रही है। इसी के साथ में दालें जो है हमें देखकर चलना, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सोयाबीन की दाल, हमने ये जो पॉइंट देखा है यहां पर, प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है, प्रोटीन मिलता है सर्वाधिक। प्रोटीन सर्वाधिक कौन सी दाल में मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है सर्वाधिक प्रोटीन कहां मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा। और कौन से कुल के पौधे होते हैं दालें, हमने कहा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है लेग्यूमिनेसी कुल। दाल जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, कुल के पौधे मिलते हैं दालें जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। इसी के साथ में आगे ध्यान दें, लेग्यूमिनेसी कुल के साथ में ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दालें। और इनकी जड़ों में क्या मिलता है, राइजोबियम जीवाणु मिलता है, जो नाइट्रोजन को कलेक्ट करके रखता है। नाइट्रोजन को इकट्ठा करने का काम, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम कौन करते हैं, दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु। तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, जड़ों में। इनकी जड़ों में क्या मिलता है, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु मिलता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या कलेक्ट करता है उसको, नाइट्रोजन को जी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन जी, राइजोबियम जीवाणु। कहां मिलेगा, दलहनी पौधों की जड़ों में। आइए जरा आगे, सब्जी और मसाले भी देखो, सब्जी और मसाले यहां पर आते हैं जरा। सब्जी और मसाले, सब्जियों में मुख्य फसल देखो जरा, सब्जियों में मुख्य फसल आलू है। सब्जियों में अगर देखकर चलें तो मुख्य फसल क्या मिली है जी, आलू सब्जियों में मुख्य फसल है, सब्जियों में जी। देखो इसमें प्राय सभी जिलों में हो जाती है आलू की खेती। आलू सब्जियों में मुख्य है जी, प्राय सभी जिलों में आलू की खेती करते हैं जी। हमें देखकर चलना है जी ये पॉइंट जी, सब्जियों के लिए जी। सर्वाधिक आलू कहां होता है, प्रश्न ये भी लेकर चलना हमें। सर्वाधिक आलू नैनीताल में होता है। सर्वाधिक कहां होता है ये, सर्वाधिक आलू सर्वाधिक होता है जी नैनीताल में। सर्वाधिक आलू नैनीताल में होता है। अगर हम लोग देखकर चलते हैं यहां पर जी, उत्तराखंड में किसके द्वारा सबसे पहले आलू की खेती शुरू की गई थी, तो हम लोग कहते हैं कैप्टन यंग ने सर्वप्रथम आलू की खेती शुरू की। आलू की खेती
आलू की खेती शुरू की कब? 1834 में। 34 नहीं 23 जी, सॉरी 1823 में। 1823 में कहां पर? मंसूरी, मंसूरी में। तो सबसे पहले आलू की खेती कैप्टन यंग ने शुरू की थी, मंसूरी में की थी सबसे पहले आलू की खेती। और सबसे अधिक कहां होता है जी? हमें ध्यान देकर चलना है। सबसे अधिक आलू कहां होता है? तो सबसे अधिक आलू होता है नैनीताल में। नैनीताल में विदेशी आलू की खेती शुरू की गई थी। हमने कहा विदेशी आलू की खेती हैरी बर्जर ने शुरू की। विदेशी आलू, उत्तराखंड का आलू किस नाम से बेचा जाता है जी? पहाड़ी आलू के नाम से। हमने कहा विदेशी आलू की खेती किसने शुरू की? विदेशी आलू, विदेशी आलू की शुरुआत या प्रारंभ, विदेशी आलू का प्रारंभ, विदेशी आलू का प्रारंभ, प्रारंभ किसने किया? तो हैरी बर्जर ने। हैरी बर्जर, हम लोग लिख रहे हैं विदेशी आलू का प्रारंभ कौन कर रहा है? हैरी, हैरी बर्जर, हैरी बर्जर लिखकर चलना। हैरी बर्जर, विदेशी आलू का प्रारंभ हैरी बर्जर ने कराया। और उत्तराखंड में सब्जियों में मुख्य फसल आलू है। आलू की खेती सबसे अधिक नैनीताल में होती है। इसका प्रारंभ उत्तराखंड में 1823 में हुआ, मंसूरी में किया गया और कैप्टन यंग ने किया। कैप्टन यंग, यंग ने सबसे पहले शुरुआत की, लेकिन विदेशी आलू की शुरुआत की है हैरी बर्जर ने, विदेशी आलू की खेती। आइए जरा आगे लिखा है कहीं पर, देखो जरा। किशन चंद्र जोशी कहां का निवासी? अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा के एक निवासी है किशन चंद्र जोशी, अल्मोड़ा के निवासी। इन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो विश्व में मिर्च का सबसे ऊंचा पौधा उगाने का श्रेय किसको गया? किशन चंद्र जोशी को गया। मिर्च का सबसे ऊंचा पौधा उगाने का श्रेय। पौधे की ऊंचाई कितनी? 6.6 मीटर या 21.64 फीट है। पौधे की ऊंचाई है 6.6 मीटर या 21.64 फीट। गोलाई कितनी है? 3 फीट है। और फैलाव कितना है? 8.2 फीट। तो हमने कहा मिर्च का सबसे ऊंचा पौधा किसने उगाया? किशन चंद्र जोशी ने। और कहां के हैं? अल्मोड़ा के। मीटर देखो 21.6 फीट ऊंचा है या 6.6 मीटर ऊंचा है। गोलाई 3 फीट है, फैलाव 8.2 फीट का है यहां पर जी मिर्च के पौधे का। अब देखो किशन चंद्र जोशी का नाम हम लोग देखेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, किशन चंद्र जोशी का नाम। सब्जी को देखा हमने जी। आगे देखो जरा क्या लिखा है, आगे ध्यान दे। बागवानी फसलें लिखी है, बागवानी फसलें। अब देखो बागवानी फसलों में लीची, लीची सबसे अधिक कहां होती है जी? देहरादून में सबसे अधिक होती है, नंबर 1 पर जी देहरादून है जी। देहरादून को लीची नगर कहा गया है। हमने कहा लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है जी? देहरादून है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो हमने कहा भारत सरकार ने लीची निर्यातक जोन में सम्मिलित किया है इसको जी। लीची बहुत ज्यादा निर्यात भी की जाती है, लीची निर्यातक जोन है। और इस कारण से हम लोग कहते हैं लीची नगर। लीची नगर कौन है? तो देहरादून है लीची नगर। लीची नगर के नाम से देहरादून को जानते हैं। लीची सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देहरादून में होती है और निर्यात भी यहीं से होता है। सेब देखो, सेब देखो जरा। हमने कहा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब के बाग उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में सर्वाधिक क्षेत्रफल में। तो सेब के लिए देखो, देखो जरा सेब हमने कहा सर्वाधिक कहां होती है? उत्तरकाशी में होती है। कहा है इसने? देखो सेब के बाग हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो हरिद्वार उधमसिंह नगर में सेब के बाग नहीं मिल रहे, बाकी सभी जिलों में सेब के बागान मिल रहे हैं जी। सर्वाधिक जी हमने कहा यहां पर जी जरा कहां होती है जी? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कौन प्रसिद्ध है जी? उत्तरकाशी में हरसिल प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी का एक क्षेत्र मिलता है जी हरसिल। हरसिल सेब के लिए प्रसिद्ध है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का हरसिल सेब के लिए जाना जाता है। और देखो हरसिल में सेब के बागान किसने लगाए? हरसिल में, हरसिल में सेब के बागान लगाने वाला कौन है? हमने कहा राजा विल्सन ने, विल्सन के द्वारा। हमने कहा विल्सन, विल्सन ने सेब के बागान लगाए, राजा विल्सन। अब देखो हमने कहा कहां से शुरुआत हुई? प्रारंभ, हमने कहा प्रारंभ
सेब की खेती का प्रारंभ लिख देते हैं। दोबारा हम लोग ध्यान देना जरा, हमने कहा सेब की खेती का प्रारंभ, ध्यान देना। अभी यहाँ से हटा देते हैं इसको, ध्यान देंगे, ये लिखते हैं। हमने कहा प्रारंभ सेब की खेती का कहाँ से होता है जी? प्रारंभ होता है हरसिल क्षेत्र से। हरसिल क्षेत्र से प्रारंभ होता है जी उत्तराखंड में। और हरसिल कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में पड़ता है जी हरसिल, उत्तरकाशी जिले में। हरसिल में किसने लगाए? राजा विल्सन द्वारा। राजा विल्सन द्वारा, राजा विल्सन द्वारा, राजा विल्सन द्वारा सेब की खेती यहां पर शुरू की जाती है। विल्सन के द्वारा सेब के बागान कहां से चले हैं? हरसिल उत्तरकाशी से चले। उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 मैदानी जिले हैं। इन 2 मैदानी जिलों को छोड़ करके बाकी उत्तराखंड के सभी जिलों में सेब की खेती होती है, सेब के बागान लगाए गए हैं। और प्रारंभ हुआ था सेब के लिए कहां से जी? उत्तरकाशी से। और उत्तराखंड के सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब की खेती कहां होती है? उत्तरकाशी में होती है। सेब की खेती उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में। आगे चलो, एक जो क्षेत्र है हरसिल, हरसिल ये पतले छिलके के राजमा के लिए भी प्रसिद्ध है। कहीं ध्यान देना जरा, हरसिल लिखा है जो हमने, इस पर यह भी लिख सकते हैं पतले छिलके, पतले छिलके के राजमा के लिए, पतले छिलके के राजमा के लिए प्रसिद्ध है कौन जी? हरसिल। उत्तराखंड में जो सेब होती है उस सेब को, उत्तराखंड की सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचते हैं। और जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली सेब कहकर बेचा जाता है। उत्तराखंड में राज्य में सेब उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु मिशन एप्पल योजना चलाई गई है, जिसके तहत उत्तम प्रजाति के सेब यहां पर लाई जाएंगी, उनके उत्पादन किया जाएगा उत्तम प्रजाति की सेब का, मिशन एप्पल के तहत। आगे देखो जरा, संतरा और नींबू, संतरा और नींबू हमें ध्यान देना है दोनों पर। संतरा और नींबू सबसे अधिक दोनों कहां हो रहे जी? नैनीताल। नैनीताल नंबर 1 पर है दोनों में, संतरे में भी और नींबू में भी। आगे देखो, एक प्रश्न है, देशी नागपुरी, एम्पदर और लड्डू किसकी प्रजाति है? संतरे की प्रजाति है, ये याद रखना है। देशी नागपुर, एम्पदर और लड्डू, ये तीनों किसकी प्रजाति है? संतरे की प्रजाति है, ये याद रखना, सिर्फ संतरे की किस्म है। नाशपाती, नाशपाती देखो सबसे अधिक कहां होता है जी? नैनीताल में है जी। नाशपाती सबसे अधिक, नाशपाती सबसे अधिक कहां हो रहा है जी? नैनीताल में। अखरोट, अखरोट सबसे अधिक कहां हो रहा है जी? पिथौरागढ़ में। अखरोट जी सबसे अधिक कहां हो रहा है जी? पिथौरागढ़ में अखरोट किया जा रहा है जी, उत्पन्न सबसे अधिक। तो यहां पर हमने सब्जी और मसाले जाने जी। इसके बाद औषधीय और अन्य फसलें हैं जी। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप लोग पिछले 2 लेक्चर हमने पढ़ाए हैं, उन्हें अंडरलाइन आपने किया होगा, उन्हें रिवाइज करते हुए इस लेक्चर को एंड करना। लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें भी रिवाइज करना है। अगर उन्हें रिवाइज नहीं करोगे और इसी को पढ़ोगे केवल जी, तो फायदा कम मिलेगा जी। हमने कहा आप लोगों ने किताब में उन्हें अंडरलाइन कर लिया था, तो आप लोग उन्हें रिवाइज करना जी। अब जरा बार बार वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 बार सुन लेना, उसके बाद में आप लोग किताब को पढ़ना जी बार बार। तब जाकर के आप लोग रिवाइज करके चलोगे, तभी जाकर के कंटेस्ट होगा और पेपर में आप लोग कर पाओगे। तो ध्यान रखना अपना और अच्छे से तैयारी करना। अब पुलिस की वैकेंसी आपके सामने रखी है और जून में पेपर है। इतना लंबा टाइम है कि हम लोग देखें कि जो फ्रेश बच्चा भी है वो तैयारी में लगे तो सिलेक्शन ले जाएगा। पुराने बच्चे तो ले ही जाएंगे जी, लेकिन जो फ्रेश बच्चा है बिल्कुल वो भी सिलेक्शन ले जाएगा 6-7 महीने में जी। इतना प्रयास करें जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए और अच्छे से खुश रहिए। धन्यवाद।